17 दिसंबर 1927 को तीन क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिवराम हरी राजगुरु ने लाहौर में सुप्रिंटेंडेंट कार्यालय के बाहर सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। यह कार्रवाई मूल रूप से पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को लक्ष्य बनाकर की जानी थी और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना था। एक प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट होने के नाते भगत सिंह के लाला लाजपत राय से वैचारिक मतभेद थे। राय को अक्सर एक हिंदू सांप्रदायिक नेता माना जाता था। वे कांग्रेस के सदस्य होने के साथ साथ आर्य समाज से भी जुड़े थे, एक ऐसा संगठन जिसने भारतीय राष्ट्रीय पहचान के सांप्रदायिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन वैचारिक मतभेदों के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों का मानना था कि देश के एक प्रमुख नेता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया जाना आवश्यक है। लाला लाजपत राय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे और बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल त्रयी के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में नई ऊर्जा भरने वाले नेताओं में से एक थे। भगत सिंह के लिए राय की मृत्यु भारत की जनता के सम्मान पर आघात थी, लेकिन जब सॉन्डर्स की हत्या के माध्यम से इस अपमान का बदला लिया गया तो वह क्रांतिकारी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो सकी जिसकी भगत सिंह ने अपेक्षा की थी। कई प्रमुख नेताओं और राजनेताओं ने इस कृत्य से स्वयं को अलग कर लिया और इसे आतंकवादी कार्रवाई बताया। यहाँ तक कि भगत सिंह और उनके साथियों के संगठन नौजवान भारत सभा की नियमित बैठकों में आने वालों की संख्या भी घटने लगी। लाहौर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र द पीपल, जिसकी स्थापना स्वयं लाला लाजपत राय ने की थी, ने भी इस हत्या को एक हताशापूर्ण कदम बताया। देश के प्रमुख नेताओं ने केंद्रीय विधानसभा में की गई बमबारी की भी उसी प्रकार निंदा की जैसे सॉन्डर्स की हत्या की थी। गांधी ने इस बमबारी की तुलना लाहौर में हिंदू प्रकाशक राजपाल की हत्या से की, जिसने इस्लाम के पैगंबर पर एक विवादास्पद पुस्तिका प्रकाशित की थी। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत की जनता के सामने विकल्प गांधी और बलराज, जो हत्या के लिए भगत सिंह द्वारा प्रयुक्त छद्म नाम के बीच में है। इस समय तक भगत सिंह वह राष्ट्रीय नायक नहीं बने थे जो वे आगे चलकर बने। स्थिति में नाटकीय परिवर्तन तब आया जब भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। इस भूख हड़ताल ने जनभावनाओं को एकाएक उनके पक्ष में मोड़ दिया। नौजवान भारत सभा और भगत सिंह के विचारों से सहानुभूति रखने वाले अन्य संगठनों द्वारा आयोजित सभाओं में हजारों लोग जुटने लगे। यह उत्साह और भी बढ़ गया जब उनके साथी जतिन दास की मृत्यु हो गई। जबरन भोजन कराए जाने के कारण उनके फेफड़ों को गंभीर क्षति पहुंची और भूख हड़ताल के 63वें दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस भूख हड़ताल ने जनता की अंतरात्मा को झकझोर दिया और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी घर घर में पहचाने जाने लगे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसी समय भगत सिंह की लोकप्रियता गांधी के समकक्ष पहुंचने लगी थी। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक नया युवा और वामपंथी नेतृत्व उभर रहा था, जो गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ नेताओं की नीतियों की आलोचना कर रहा था। उस समय कांग्रेस ब्रिटेन से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, जिसके अंतर्गत भारत को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह सीमित स्वायत्तता मिलती। युवा नेताओं को यह मांग एक समझौता प्रतीत होती थी। जवाहरलाल नेहरू को इस पर गंभीर आपत्तियां थीं, किंतु गांधी के समझाने पर उन्होंने इसे अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया। लेकिन भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता के कारण कांग्रेस का युवाओं पर प्रभाव कम होने लगा। युवा वर्ग तेजी से भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा की ओर आकर्षित हो रहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, जिसे भगत सिंह और उनके साथी बुलंद कर रहे थे,
कांग्रेस के लोकप्रिय नारे वंदे मातरम का स्थान लेने लगा। 1920 के दशक के अंत तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को यह स्पष्ट हो गया कि यदि उन्होंने युवाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया तो वे अपने ही समर्थकों से कट जाएंगे। 28 सितंबर 1929 को सभी को चौंकाते हुए जवाहरलाल नेहरू को गांधी और उनके पिता मोतीलाल नेहरू के समर्थन से कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। यह कांग्रेस की नीतियों में बदलाव का संकेत था। कुछ ही महीनों बाद लाहौर में रावी नदी के तट पर लाहौर सेंट्रल जेल से कुछ ही किलोमीटर दूर, जहां भगत सिंह और उनके साथी बंद थे, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन आयोजित किया गया। 31 दिसंबर की उस ऐतिहासिक रात को सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और हजारों समर्थकों ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया। यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, कुछ कम मीडिया कवरेज के साथ, लेकिन उतने ही संकल्प और उत्साह के साथ। इसी के साथ कांग्रेस ने अपनी मांग को डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज में परिवर्तित कर दिया। जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया, तो राष्ट्र ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को मनाने के लिए एक तिथि की तलाश की। इससे अधिक उपयुक्त दिन 26 जनवरी नहीं हो सकता था। वह दिन जब पहली बार विभिन्न विचारों और वर्गों से आए लोगों ने एक साथ पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। यह अनुमान लगाना कठिन है कि यदि जेल से भगत सिंह की विचारधारा और उनकी वाणी ने जनता की कल्पना को इस तरह न झकझोरा होता, तो इतिहास की दिशा क्या होती? क्या जवाहरलाल नेहरू इतनी शीघ्रता से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच पाते? क्या देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन डोमिनियन स्टेटस की मांग करने के तुरंत बाद ही पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ता? हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि भगत सिंह की लोकप्रियता और उनकी क्रांतिकारी वैचारिकी ने जवाहरलाल नेहरू के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को अपने एजेंडे में आमूलचूल परिवर्तन के लिए राजी करना आसान बना दिया। अन्यथा कांग्रेस को अपना जन समर्थन अधिक उग्र और कट्टरपंथी संगठनों के हाथों खोने का खतरा था। अगर आपको ऐसी अनकही कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप यह कहानी पहले से जानते थे?